Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss, we are going to learn about what is Mahlavari system. Chapter number 3, ruling the countryside. The topic is Mahlavari system. Today our topic is Mahlavari system. Before we are going to discuss about this topic, let's have a look what we have read in previous videos. So we have read that East India Company was made Diwan of Bengal on 12 August by Mughal Emperor Shah Alam II. After that, when the company had got the sole right to get the Diwani of Bengal, what was the Diwani of Bengal? I have explained it well that it was a type of tax. It was a type of tax that have the peasants or kisan, you can say the peasants, or उर्दू में कहेंगे किसान, जिम्मेदार उसको पे करना था किसकी तरफ, towards the company. So that was a type of tax at that time. Diwan was a type of tax. So this is called the Diwan of Bengal. That's called Diwan of Bengal. तो रॉबर्ट किलू जो था उस वक्त कंपनी का सरबरा था. तो मुगल एम्पर जो उस वक्त था वो शाह आलम सेकंड था. तो ये हुआ कब 12 अगस्त 1765 को. तो उसके बाद द कंपनी बिकेम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बंगाल. उसकी वजह से तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी जो कहें कोशिश की कि हम जो है कंपनी जो है इसकी जो मीट्स हैं, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी जो नीड्स हैं, इसका जो ट्रेड है उसको फ्लोरिश किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाए. तो उसके लिए बहुत सारे मेथड उन्होंने कोशिश की. उसमें एक मेथड था परमानेंट सेटलमेंट, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा. उसके बारे में कि ग्रोथ उसने क्या क्या बनाया, परमानेंट सेटलमेंट लाया. उन्होंने किसने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने लाया. और ये एक एग्रीमेंट था किसके दरमियान हुआ था, ये लैंड लॉर्ड्स जो बंगाल के उस वक्त थे और इसके लॉर्ड कॉर्नवेलिस के दरमियान हुआ था. तो ये हुआ था कब, ये हुआ था 1 मई 1793 को. 1793 1 मई को हुआ था परमानेंट सेटलमेंट. और उसमें उसके कद ये कब तक रहा, ये रहा तकरीबन चार्टर एक्ट जो है जो 1833 में आया. तो उससे पहले ये लागू, तब तक ये लागू रहा. उसके बाद यानी कि उसके बाद कुछ जो चार्टर आया तो उसके बाद जो नया सिस्टम है वो लागू हो गया. तो बहरहाल 1 मई 1793 को परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया कॉर्नवेलिस ने. और इसके बाद लैंड लॉर्ड्स के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था. तो वो क्या था, वो एक फिक्सड यानी कि था 10 साल के लिए एक एग्रीमेंट था कि आपको 10 साल के लिए जो रेवेन्यू है तो वो आपको 10 साल के लिए देना है और उस वक्त तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी. तो उसके बाद में काफ़ी मुश्किलात हो गई. बड़ी मुश्किल थी कि कंपनी ने पहले ही उस टैक्स को काफ़ी हाई रखा था और वो उसे जो किसान थे वो नहीं दे पाए, जो ज़िम्मेदार इसमें थे, जो मिडल मैन का काम थे वो नहीं दे पाए इसको, क्योंकि उसकी वजह से क्योंकि रेवेन्यू काफ़ी हाई था और कंपनी को भी उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ. जो उसने सोचा था वो काफ़ी फ़ायदा नहीं हुआ. उसके बाद किसानों की माली हालत ख़राब हो गई, आर्टिशंस की माली हालत ख़राब हो गई, प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया और इसके अलावा आर्टिशन का प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गया. उसके बाद बंगाल में जो फेमाइन आ गया 1770 में, जो फेमाइन आ गया जिसमें से तकरीबन 10 मिलियन लोग जो हैं बंगाल के वो हलाक हो गए. तो ये वो हालात थे जो बाद में बन गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर मैंने कि क्या संभाला, जब वो दीवान ऑफ बंगाल बन गई यानी उन्होंने इसका जो निज़ाम संभाला. उसके बाद से ये हालात जो है तो वो यानी कि बनी. तो उसके बाद एक और कोशिश की उन्होंने कि परमानेंट सेटलमेंट को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं आया. उसमें ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ज़मींदारों का ही हुआ और मनी लेंडर्स का फ़ायदा हुआ. तो क्योंकि वो इंटरेस्ट लगा रहे थे, अगर उनसे कोई रयूर जो है कलेक्टर जो है उनसे कोई पैसा लेता था किसके लिए, यानी कि वो उसे मनी देता था कर्जा चुकाने के लिए, जो ज़मींदार का कर्जा होता था उसको चुकाने के लिए. तो बहरहाल उसके बाद एक और कोशिश की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने. उसमें एक था जिसका नाम था महलवारी सिस्टम. उन्होंने एक और सिस्टम है जिसका नाम था महलवारी सिस्टम. तो महलवारी सिस्टम क्या है, न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड, एक नया सिस्टम लागू किया गया. By early 19th century, the company officials were planning to change the revenue system. तो अर्ली 19th century 19वीं सदी जो है 19वीं सदी के आगाज़ से 19वीं सदी के आगाज़ से जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, तो वो प्लान कर रहे थे कि क्या कहेंगे, द प्लानिंग टू चेंज द रेवेन्यू सिस्टम. जो रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है तो उसको उसमें चेंज लाने की कोशिश कर रहे थे कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसी के सिलसिले में हाउ कुड रेवेन्यू बी फिक्स्ड परमानेंटली एट ए टाइम व्हेन द कंपनी
needed more money to meet its expenses. तो उन्होंने सोचा कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स तो पूरी नहीं होती है, जिस तरीके से उन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया था 10 साल के लिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रहा था, वो कंपनी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा क्या एक ही वक्त जो फिक्स करना है, तो ये इस तरीके से हमारी जो मुश्किलात हैं वो हल नहीं हो सकती। हमारा मकसद जो हमारा जो मोटिव है, वी कैन नॉट अचीव दैट टारगेट, वी कैन नॉट अचीव दैट मोटिव। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई कोशिश की जिसका उसका नाम था माहवारी सिस्टम। तो ये किसने लागू किया, ये हॉर्ड मैकेंजी ने लागू किया। ए न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय हॉर्ड मैकेंजीज। तो इसके तहत क्या न्यू सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय हॉर्ड मैकेंजीज ने एक नया सिस्टम लाया जिसका नाम था माहवारी सिस्टम। माहवारी सिस्टम है क्या, उस वक्त महल जो माहवारी है, महल को विलेज को महल कहते थे, विलेज को महल कहते थे। तो इस तरीके से कंपनी ने क्या किया, उस वक्त उन्होंने सोचा कि हम इससे पहले वो क्या कंपनी कर रहे थे कि उनको किसानों के पास जाना होता था और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद जिम्मेदारों के पास जाना था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि हम विलेज हैं, जो विलेज है, क्योंकि विलेज जो हम माना जाता है उस वक्त एक अहम इंस्टीट्यूशन माना जाता था, क्योंकि गाँव के लोग अपने गाँव को बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हम एक गाँवों से ले लेंगे ये। तो गाँवों की जो ज़मीन है उसको नापी गई, उसका सर्वे किया गया कि किस किस्म की ज़मीन है और यहाँ पर किस किस्म की यानी कि प्रोडक्शन हो सकती है। तो उसको सर्वे किया गया कितनी ज़मीन है, और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे सर्वे किया गया। हॉर्ड मैकेंजी वाज कन्विंस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विलेज इन द नॉर्थ इंडिया। उसको मालूम था कि नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पर हम बात करें, हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया की बात, तो नॉर्थ इंडिया की जो सोसाइटी है, नॉर्थ इंडिया का जो हिस्सा है, तो वहाँ पर उसे मालूम था कि यहाँ जो गांव है उसकी अहमियत क्या है। तो इसीलिए उसने क्या किया कि उसने क्या बनाया, माहवारी सिस्टम बनाया उसके लिए। He sent collectors to different villages to take a survey। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने कलेक्टर्स भेजे। यानी कि कलेक्टर्स कौन होते हैं, कलेक्टर का मतलब होता है कि जो आप क्या करेंगे, जो सर्वे करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद जो रेवेन्यू है तो वो कलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए उन्हें क्या किया, पहले कहाँ भेजे, यानी कि गाँव में क्या वो भेजे, लोग भेजे सर्वे करने के लिए। तो सर्वे क्या होता है, एक जायज़ा लेंगे वहाँ का, ज़मीन कितनी है, किसके पास कितनी ज़मीन है, गाँव में कितनी ज़मीन है, किस टाइप की ज़मीन है, तो उससे क्या क्या फसल हम उगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होंगे, सर्वे के लिए लोग भेजे। ही सेंट कलेक्टर्स टू डिफरेंट विलेज टू टेक ए सर्वे डाटा रिगार्डिंग लैंड कैसी है, साइज उसका कैसा है, टाइप किस किस्म की ज़मीन है, कस्टमर्स एंड राइट्स वहाँ पर किस किस्म के रीत रिवाज हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या भेजे, कलेक्टर्स भेजे कि वो इसके सर्वे करें, वो हमें एक यानी कि जायज़ा वहाँ पर दे दें। उसके बाद जो वो सर्वे करेंगे उसके उस डाटा के बिना पर, उस सर्वे के आधार पर क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर जो है रेवेन्यू लागू कर सकते हैं। तो टेक ए सर्वे डाटा रिगार्डिंग लैंड साइज टाइप कस्टमर्स एंड राइट्स। द रेवेन्यू एस्टिमेशन वाज डन फॉर ईच विलेज। हर गाँव के लिए क्या गया कि एस्टिमेट किया गया कि यहाँ की ज़मीन कितनी है, यहाँ की आबादी कितनी है, ज़मीन कितनी है। तो उसके लिए एक एस्टिमेशन किया गया। अब यहाँ जो रेवेन्यू आएगा तो किस तरीके से आएगा, तो उसके लिए क्या पहले इससे उसका जायज़ा लिया गया, उसके बाद असेस किया गया, उसका पूरा एनालाइज किया गया। For each village, the village was known as Mahal and hence this system was known as Mahalwari system। तो ये the village was known as Mahal। तो गाँव को क्या कहा जाता, महल कहा जाता था, जिसका हम आज भी कहते हैं कि किसी महल में जाएंगे। So at that time the village was known as Mahal and hence this system। इसलिए इसका नाम पड़ गया as known as Mahalwari system। इसका नाम पड़ गया Mahalwari system। So it also decided रिवाइज रेवेन्यू पीरियडिकली। तो उन्होंने एक और चीज़ किया कि इससे पहले उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट उन्हें फिक्स किया था, 10 साल की तकरीबन फिक्स किया था। किसके साथ एग्रीमेंट किया था, लैंडलॉर्ड्स के साथ, जो बंगाल के लैंडलॉर्ड्स उनके साथ एग्रीमेंट किया था। कब हुआ था वो परमानेंट सेटलमेंट, वो हुआ था 1 मई 1793 को। तो इससे उन्होंने क्या किया कि अब ये पीरियडिकली रिवाइज हो जाएगा। पीरियडिकली का मतलब है कि या 1 साल 2 साल के बाद इसमें चेंज हो सकती हैं, तो ये रिवाइज हो सकता है, हम इसमें थोड़ी कहने चेंज कर सकते हैं, तो ये रिवाइज हो सकता है। तो इसमें जो भी चेंज हो सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं। तो द रेवेन्यू and hence the Mahalwari system। So it was also decided we can say revise revenue periodically। तो इसमें फैसला किया गया था कि हम इसको रिवाइज करेंगे, पीरियडिकली इसमें रिवाइज करेंगे हम इसमें। द विलेज हेडमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब उन्होंने क्या किया कि इससे पहले क्या कहते कि जिम्मेदार जो होते थे, जो एक मिडिल मैन का काम करते, उस वक्त
जो थे, क्योंकि उनको जिम्मेदारी राइट्स दिए गए थे, तो वो कलेक्ट किससे करते थे? रेवेन्यू किसान से रेवेन्यू कलेक्ट थे या कलेक्टर से रेवेन्यू कलेक्ट करते, उसके बाद किसको देते थे? उसके बाद वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को देते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इसमें माहवारी सिस्टम में उन्होंने कहा कि विलेज जो है, तो विलेज का जो हेड है, इस गाँव का जो हेड है, तो वो हमें रेवेन्यू कलेक्ट करके देगा, किसका? गाँव का। इसके पूरे गाँव का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके हमें देगा। तो ये इसमें हुआ माहवारी सिस्टम में। द विलेज हेडमैन रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जिम्मेदारी दी गई ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। इट वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल। कहाँ पर इसको पहले लागू किया गया? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो बंगाल प्रोविंस है, तो उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, तो वहाँ पर इसको लागू किया गया। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल में इसको लागू किया। किसको लागू किया गया? मालवारी सिस्टम को लागू किया गया। किसने इसको यानी कि डेवलप किया था? इसका नाम क्या था? उसका नाम था हॉट मैकेंजी। इसका नाम था हॉट मैकेंजी। तो यहाँ का गाँव क्या इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना गया। तो इसके तहत जो विलेज हेडमैन है, तो जो विलेज हेड में जो गाँव का हेड है, तो वो अब रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और उसके बाद वो कंपनी को देगा, कंपनी के ऑफिशियल्स को देगा। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए बाकायदे एक टीम जो है वो भेजी गई कि वो सर्वे वहाँ से करेगी, जायज़ा वहाँ से ले लेगी कि ये जो गाँव की जो ज़मीन है तो वो कितनी है, उसका साइज़ कितना है, और इसके अलावा किस टाइप की जो लैंड है वो किस टाइप की है, किस टाइप की प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो हम वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नीड्स क्या हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो एक सर्वे जो है उस टीम वहाँ पर यानी कि भेजी गई। तो बहरहाल उसके बाद it was first implemented in the village of north western parts of बंगाल में, नॉर्थ साइड में बंगाल के। नाउ जो आजकल अंडर एरिया है वो किसके अंडर आजकल है? वो आज यूपी के अंडर है। बहुत सारी इसके जो एरियाज हैं वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंडर हैं। तो ये था माहवारी सिस्टम, ये था माहवारी सिस्टम। उसके बाद एक और सिस्टम है द मुनरू सिस्टम, द मुनरू सिस्टम। दिस सिस्टम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरू। तो इसका नाम भी इसलिए पड़ गया, इसका नाम है मुनरू सिस्टम। तो जो इसने लागू किया था, जिसने इसको डेवलप किया था, उसका नाम भी था थॉमस मुनरू। ये दो कंपनी, ये इसने के दो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उसके दो जो ऑफिशियल्स थे, उसमें एक था थॉमस मुनरू और दूसरा जो था उसका नाम था अलेक्जेंडर रीड, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरू। तो बहरहाल इसने इसको डेवलप किया, इसलिए इसका नाम है द मुनरू सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को मुनरू सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जिसने इसे लागू किया उसका नाम है थॉमस मुनरू। दिस सिस्टम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरू। सो इट वाज फर्स्ट ट्राइड बाय अलेक्जेंडर रीड ने इसको कोशिश की थी, बट किसके पर? ऑन ए स्मॉल स्केल व्हिच वर टेकन अवे फ्रॉम टीपू सुल्तान। उसने क्या है कि छोटे यानी कि ज़मीन के रकबे पर, यानी कि छोटे जो रकबे ज़मीन होते थे वहाँ पर कोशिश की, जो कहाँ से उन्हें हासिल की थी, जो उन्होंने उस वक्त टीपू सुल्तान को हरा कर, टीपू सुल्तान को हरा कर जो उसने टेरिटरी हासिल की थी, जो ज़मीन हासिल की थी, तो छोटे छोटे से रगों पर उसने इसको ट्राई किया था। किसने किया था? सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड। सो अलेक्जेंडर रीड ऑन ए स्मॉल स्केल व्हिच वर टेकन अवे फ्रॉम टीपू सुल्तान। जो टीपू सुल्तान से, जो टीपू सुल्तान मैसूर का जो हुक्मरान था उस वक्त, जो उसे डिफीट दी गई, उसे शिकस्त दी गई, उसके बाद जो ज़मीन हासिल की गई, तो सबसे पहले इस पर ट्राई की गई। किसने ट्राई की? अलेक्जेंडर रीड ने। इसके बाद इम्प्लीमेंटेड ग्रेजुअली ऑल ओवर साउथ इंडिया। फिर क्योंकि साउथ इंडिया में इसको लागू किया, वो नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, तो मोनो सिस्टम जो है उन्होंने, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में वो चल रहा था, तो साउथ इंडिया में क्या प्रॉब्लम थी? साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर कोई ट्रेडिशनली जिम्मेदार नहीं थे। ट्रेडिशनली का मतलब जिसके वारिस होते थे, तो यहाँ पर वो ट्रेडिशनली जिम्मेदार नहीं थे। इसलिए यहाँ पर उन्हें क्या सोचा, यहाँ पर उन्हें दिक्कत यहाँ सामना करना पड़ना था। तो यहाँ उन्होंने सीधा तौर पर डायरेक्ट किसे कॉन्टैक्ट किया? जो कलेक्टर्स होते थे, जो रैयत होते थे। रैयत का मतलब है जो काश्त करते हैं ज़मीन को, जो ज़मीन को टिडिंग करते हैं। टिडिंग का मतलब है जो ज़मीन में हल जोतते हैं, जो असल में ज़मीन पर काम करते हैं, तो वो किसान ही थे। उन्हें कहा डायरेक्ट इसके साथ कॉन्टैक्ट किया जाए, यहाँ पर कोई मिडल मैन नहीं था, कोई बीच में नहीं था। तो इसलिए उन्होंने यहाँ से डायरेक्ट किसको कॉन्टैक्ट किया? रैयत को। इसको इसलिए इस सिस्टम को, मुनरू सिस्टम को रैयत सिस्टम भी कहा जाता है। रैयत का मतलब है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ? किसान के साथ, डायरेक्ट उस काश्तकार के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ज़मीन में हल जोतता है, जो प्रोडक्शन असल में कमाता है, उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बीच में कोई मिडल मैन नहीं। तो इसके लिए द मुनरू सिस्टम, दिस सिस्टम वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरू। It was first tried by Alexander Reed on a small scale, which were taken away from Tipu Sultan. So implemented gradually all over South India. आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे साउथ इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। It was also called
रोतवारी सिस्टम, इसको आल्सो कॉल्ड रोतवारी सिस्टम, इसको रैयतवारी सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट कंटेक्ट जो है इस वक्त रैयत के साथ है। तो रैयत क्या है? रैयत एक किस्म का पीजेंट है, जिसको हम किसान भी कह सकते हैं, जिसको काश्तवारी कलेक्टर कह सकते हैं, काश्तकार कह सकते हैं। बहरहाल नो ट्रेडिशनल ज़मींदार इन साउथ, साउथ में कोई इस वक्त कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं था, इसलिए डायरेक्ट कंटेक्ट उनके साथ था। सो द सेटलमेंट वाज डायरेक्टली मेड विद कल्टिवेटर्स, जिसको रैयत कहा जा सकता है। सो देयर लैंड्स वर केयरफुली सर्वाइव्ड फॉर रेवेन्यू असेसमेंट, तो उनकी जो लैंड्स थे उसको बड़ी होशियारी तरीके से, बड़ी मोहतात तरीके से, बड़ी होशियारी तरीके से इसको क्या किया गया? इसको सर्वे किया गया और असेसमेंट किया गया, उसके बाद सर्वे किया गया, मेड विद कल्टिवेटर्स रैयत, देयर लैंड्स वर केयरफुली सर्वाइव्ड फॉर रेवेन्यू असेसमेंट के लिए उसको क्या गया? सर्वे किया गया। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। तो ये तो था मोनो सिस्टम, या जिसको रैयत सिस्टम भी कहा जाता है। तो मोनो सिस्टम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जिसने इसको डेवलप किया उसका नाम था थॉमस मुनरो, उसका नाम था थॉमस मुनरो। इसको एक और सिस्टम रैयतरी सिस्टम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कंटेक्ट किसके साथ है? रैयत के साथ है। कंपनी ने डायरेक्ट रैयत के साथ कंटेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे, जिनके पास यानी कि जो एंसेस्टर्स जैसे होते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जो वारिस होते थे, वहाँ पर कोई ट्रेडिशनल ज़मींदार नहीं थे। जो वहाँ पर रैयत होते थे तो वही ज़मीन को काश्त करते थे, तो उन्हें डायरेक्ट उनके साथ कंटेक्ट किया, इसलिए इसको मोनो सिस्टम भी कहा जाता है, इसलिए इसको रोतवारी सिस्टम भी कहा जाता है। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता फिर ये साउथ में, पूरे साउथ में ये फैल गया। तो बहरहाल प्रॉब्लम इसकी क्या थी? प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड्स। अब जो रेवेन्यू डिमांड थी वो ज़्यादा थी, एक्सेसिव था। अब उन्होंने क्या किया था? जिस तरीके से परमानेंट सेटलमेंट में मुश्किलात हो गई, क्योंकि फिक्स जो रेवेन्यू किया गया वो पहले ही से हाई था। अब जो रेवेन्यू डिमांड है वो भी काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब है इसमें भी मुश्किलात खड़ी हो गई। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड्स, पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द peasants were not able to pay the very हाई रेवेन्यू डिमांड, यानी कि जो ऑलरेडी पहले उन्हें क्या जो रेवेन्यू डिमांड रखी थी वो काफ़ी हाई थी, वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो पीजेंट्स उसको दे नहीं पाए, वो पीजेंट्स इस डिमांड को दे नहीं पाए। इस वजह से सो रैयत फ्लेड द कंट्री साइड, इसलिए जो रैयत हैं वो चले गए यहाँ से कंट्री साइड, और इसके बाद विलेजर जो हैं तो वो भी क्या गए हैं कि वो विलेजर जो थे उन्होंने भी गाँव छोड़ दिया, और ये गाँव जो है ये वीरान बन गए। बहुत सारे गाँव वाले जो हैं वो अपने गाँव को छोड़ गए, और जो रैयत हैं वो भी कंट्री साइड से चले गए, तो अदर पार्ट्स में चले गए। तो यहाँ सो रैयत फ्लेड द कंट्री साइड एंड विलेजेस इन मैनी रीजन्स, तो विलेजर जो भी हैं वो भी काफ़ी दूरी जगहों पर चले गए, क्योंकि यहाँ इस हाईली डिमांड को जो उन्होंने फिक्स किया, अब ये फिक्स नहीं था, लेकिन जो उन्होंने जो एक्सेसिव डिमांड जो लगा रहे थे यहाँ पर रेवेन्यू की, तो वो दे नहीं पाए, और इसके बाद वो यहाँ से यानी कि उन्होंने अपनी जो जगह हैं जो वहाँ से उन्होंने वो छोड़ दिए। तो बहरहाल उसके बाद दूसरा है वो है क्रॉप्स टू यूरोप, तो क्रॉप्स टू यूरोप जो है कि 18वीं सदी के आखिर में, 18वीं सदी के आखिर में, लेट 18th सेंचुरी में द कंपनी ट्राइंग टू एक्सपेंड कल्टीवेशन, कंपनी ने कोशिश की कि हम जो है कल्टीवेशन अपनी को एक्सपेंड करें, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो कि क्रॉप्स हैं, जो हिंदुस्तान के जो किसान जो थे या जो यहाँ पर ज़िम्मेदारी करते थे, तो उन्होंने कोशिश की यहाँ पर जो नए नए क्रॉप्स लाए, ताकि वो क्रॉप्स जो हैं वो यूरोप को भेजे जाएँ। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कोशिश की यहाँ पर लेट 18th सेंचुरी में द कंपनी ट्राइंग टू एक्सपेंड कल्टीवेशन, तो उसके लिए क्या ओपियम एंड इंडिगो, तो ओपियम एंड इंडिगो जो क्रॉप्स था उसको यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, किसानों को फोर्स किया गया कि आप जो है कि ये क्रॉप्स लगाएं, ये कैश क्रॉप्स भी थे, कंपनी को इससे फ़ायदा होता, और यूरोप में काफ़ी इसकी ज़रूरत थी, इसकी नीड थी। तो इन 150 ईयर्स कंपनी ने क्या किया, 150 सालों में ब्रिटिश फोर्सेज द कल्टिवेटर्स, उन्हें मजबूर किया उसे टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, लाइक कि आप वो क्रॉप्स पैदा करो जिसकी जैसे जूट है, टी है, कॉटन है, शुगर केन है, वीट है, राइस है, टू बी सप्लाई टू यूरोप, जो यूरोप को भेजे जाए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल किसी दूसरे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, क्या कोई अंडरस्टैंड हो गया? तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर टुडे।